नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करिएगा, साथ में उसको नोट भी जरूर करिएगा। बिकॉज ये नोटेड जानकारी एग्जाम टाइम में जब आप रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाती है। क्वेश्चन चाहे स्टडी जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स का ही क्यों ना हो, कई बार ये जानकारी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर जाती है। राइट दोस्तों, तो टाइम को बिना वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has won the Best National Costume Award in Miss World 2022 contest? Mrs. World 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नवदीप कौर, साइलिन फोर्ड, केट साइडर या कैरोलिन जूरी। यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है नवदीप कौर। जी हाँ, नवदीप कौर को मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक यानी कि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से नवाजा गया है। राइट दोस्तों, नाम काफी इंपॉर्टेंट है और जिस प्रतियोगिता में ये अवार्ड दिया गया है, जिस कैटेगरी में दिया गया है, वो कैटेगरी भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कैटेगरी यहाँ पे है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड। किसके अंडर में? मिस वर्ल्ड 2022। काफी अहम प्रतियोगिता होती है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी जितने भी कैटेगरी में विनर्स घोषित किए गए हैं, आप उनका सबका नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम में जो नाम आया है वो है नवदीप कौर। और दोस्तों मैं यहाँ पे अगर अदर ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो ये सारे के सारे नाम जो मिस वर्ल्ड विनर्स रहे हैं उनके हैं। राइट दोस्तों, तो ये नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से स्टैटिक पार्ट में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which of the following date has been announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी to start the program of Republic Day celebration? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किस तारीख से शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि अब से हर साल 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इन कार्यक्रमों का जो आयोजन होता था वो 24 जैन से स्टार्ट हो जाता था। राइट, लेकिन यहाँ पे इस डेट को 24 जैन से हटाकर अब 23 जैन कर दिया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट दोस्तों, तो 23 जनवरी को ही ये एक तरीके से इन कार्यक्रमों की शुरुआत अब क्यों की जाएगी, इसके पीछे भी रीजन है, वो आप जान लीजिए। वो रीजन ये है कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। राइट दोस्तों, तो ये जो नाम जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। राइट, तो आप अच्छे से यहाँ पे ये नाम याद कर लें। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। राइट, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 जनवरी के बजाय हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा। राइट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको याद भी होना चाहिए कि पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने बोस की जयंती के उपलक्ष्य में यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया था। राइट दोस्तों, तो इस डेट के साथ एक और डे भी जुड़ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या नाम लिया? पराक्रम दिवस। राइट, तो ये डे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। राइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बनने वाला है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A commemorative postal stamp has been released by which union minister to mark the first year of COVID vaccination? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जी हाँ, आप अच्छे से ये नाम जानते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो उन्होंने इस डाक टिकट को जारी किया है, यानी कि ये जो पोस्टल स्टैम्प जारी किया है वो किस लिए जारी किया है, ये आप यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर इस पोस्टल स्टैम्प को जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोविड वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो चुका है, यानी कि भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो अब 1 साल पूरा कर चुका है। इस 1 साल में इसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं ये मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए और डेफिनेटली आपके एक तरीके से नोट्स में वो शामिल होनी चाहिए। एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। केवल वैक्सीनेशन ही नहीं, कोविड से रिलेटेड जितने भी डेटा आपके पास आए हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं, वो सब आपके नोट्स में होने चाहिए और एग्जाम टाइम में वो आपको रिवाइज करके जरूर जाना है। राइट दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं पोस्टल स्टैम्प के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इस स्टैम्प को जारी किया है और इस स्टैम्प में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन का टीका लगाते हुए दिखाया गया है। राइट, और आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड महामारी के खिलाफ भारत की जो एक सामूहिक लड़ाई रही है, या एक तरीके से गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट रहा है इस लड़ाई के प्रति, वह पिछले साल 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। यानी कि पिछले साल 16 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। राइट, तो इस तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अब 1 साल पूरे हो गए हैं। राइट दोस्तों, तो ये डेट आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 16 जैन 2021 को ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था पूरे देश में, भारत में। राइट, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bank has become the most preferred UPI beneficiary bank in India? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो भारत का एक तरीके से सबसे पसंदीदा UPI बैंक बन चुका है। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बता दूं। इसका एक तरीके से जो रिकॉर्ड बना है वो ये है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब कि 1 मंथ के अंदर इस बैंक ने, यानी कि इस UPI ने 926 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन्स हासिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 926 मिलियन की बात हो रही है। राइट, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है 1 महीने के अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शन हासिल करना। राइट, तो एक तरीके से इस डेटा को भी आप अच्छे से याद रखें और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी नाम अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the men's singles title at the India Open 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप्स? इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी या चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन या लो केन यू। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है लक्ष्य सेन। जी हाँ, लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 का जो एकल खिताब है, यानी कि जो एकल कैटेगरी है, उसका खिताब जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये इवेंट होता है इंडिया ओपन 2022, जो कि बैडमिंटन इवेंट होता है। और इस बार एकल कैटेगरी में जिसने ये खिताब जीता है वो नाम है लक्ष्य सेन। जी हाँ, आप अच्छे से नाम यहाँ पे याद कर लें। और दोस्तों यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये 2 ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि सात्विक और चिराग की जो स्टार भारतीय जोड़ी है, उसने इंडिया ओपन 2022 का युगल खिताब जीता है। जी हाँ दोस्तों, तो सात्विक और चिराग ने युगल कैटेगरी में खिताब जीता है और लक्ष्य सेन ने एकल कैटेगरी में ये खिताब जीता है। और इसके साथ ही चिराग सात्विक की जोड़ी अब इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष टीम बन गई है। राइट दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों नाम भी अच्छे से याद रखें। राइट, तो ये दोनों जो नाम है वो युगल खिताब जीतने वाला नाम है यहाँ पे। राइट, तो आप यहाँ पे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन को इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं, यानी कि इन्होंने इंडिविजुअली बैडमिंटन में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको इस प्रतियोगिता के टर्म में यही रखना है, याद रखना है कि युगल फॉर्मेट में इन दोनों ने मिलकर जीता है और सिंगल फॉर्मेट यानी कि एकल खिताब जो जीता है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो चौथा ऑप्शन है लॉ किन यू, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉ किन यू को ही
भी हराकर लक्ष्य सेन ने यह एकल खिताब जीता है। राइट दोस्तों, ये सारे नाम आप अच्छे से याद कर लें और इंडिया ओपन 2022 का एक तरीके से सरसरी निगाह से इसको आप जरूर देख लें। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where has the 9th Women National Ice Hockey Championship been held? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। राइट, और इस प्रतियोगिता में एक तरीके से क्या क्या खास रहा है, किस किस कैटेगरी में और किन किन टीमों ने इस चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और किस टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता है, ये सारी डिटेल आपको जरूर पढ़नी है। और 9th वीमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप यानी कि वीमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप क्या होती है उसको भी आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, एक इवेंट के तौर पर आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि वो इवेंट क्या होता है, कब से उस इवेंट को शुरू किया गया था और पिछले 2-3 साल का उसका एक तरीके से रिकॉर्ड क्या रहा है, मतलब उसका स्टैटिक पार्ट क्या रहा है, किसने इस प्रतियोगिता को जीता है और उसमें एक जो बड़ा रिकॉर्ड अगर कोई रहा है तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। राइट दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the captain of Indian women hockey team for Asia Cup 2022? एशिया कप 2022 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रानी रामपाल, सविता पुनिया, गुरजीत कौर या नवजोत कौर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है सविता पुनिया। जी हाँ, सविता पुनिया को एशिया कप 2022 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। राइट, आपको मैं बता दूं कि जो एशिया कप 2022 है उसका जो आयोजन है वो 21 to 28 जनवरी 2022 को होने वाला है। कब से कब होने वाला है? 21 to 28 जन 2022 से होने वाला है। और ये कहाँ होने वाला है मैं आपको बता दूं, यह सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि ओमान के मस्कट में है, तो वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। और इस चैंपियनशिप में यानी कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की जो कप्तानी संभालने वाली हैं वो गोलकीपर सविता पुनिया करेंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सविता पुनिया जो है वो क्या है? गोलकीपर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एक तरीके से कमान संभालने वाली हैं कैप्टेंसी की, यानी कि इस बार इस इवेंट में जो कैप्टन रहेंगी वो रहेंगी सविता पुनिया जी। राइट, तो आप अच्छे से याद कर लें। और ये जो इवेंट होगा 21 to 28 जैन, इस इवेंट पे भी आप एक तरीके से सरसरी निगाह जरूर रखिएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या रिकॉर्ड बनने वाला है, वो भी आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैं इसमें अपडेट आपको जरूर दूंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो जरूर मैं आपको दूंगा, बट आपको भी एक तरीके से सरसरी निगाह रखना है कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उसको एक तरीके से पहले से ही लिस्ट करके रख लेना है आपको कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और इसमें मुझे इन डायमेंशंस में स्टडी करना है या इन डायमेंशंस में इंफॉर्मेशन को रखना है, उसको याद करना है। राइट, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म विभूषण अवॉर्डी पंडित बिरजू महाराज हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है कथक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे, यानी कि पंडित बिरजू महाराज को आप जरूर जानते होंगे और कथक नृत्य को भी तो आप जरूर ही जानते हैं। कथक नृत्य जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, इस नृत्य के ऊपर जो पूरी तरीके से कमांड रखने वाले थे वो थे पंडित बिरजू महाराज। यानी कि कथक नृत्य की अब तक की जो बेहतरीन प्रस्तुति मानी गई है वह पंडित बिरजू महाराज की प्रस्तुति मानी गई है। जहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज भारत के जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण अवार्ड, उससे सम्मानित हो चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे और यह जिस घराने से ताल्लुक रखते थे उस घराने में उनके दो चाचा, जिनका नाम था शंभू महाराज और लच्छू महाराज, वो भी कथक नृत्य प्रस्तुत करते थे। साथ में उनके पिता और उनके गुरु अच्छन महाराज भी एक तरीके से अच्छे कथक नर्तक माने जाते हैं। राइट दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का नाम और काफी दुखद भी है पंडित बिरजू महाराज का जाना। राइट दोस्तों, तो आप
ये नाम अच्छे से याद कर लें। और पंडित बिरजू महाराज की जो एक तरीके से प्रस्तुतियां रही हैं, जो भी एक तरीके का रिकॉर्ड रहा है, जो भी एक तरीके की विरासत रही है इनकी कथक नृत्य में, वो आप डिटेल में जरूर पढ़ें। राइट दोस्तों, साथ में आप यहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम को भी अलग से पढ़ें और यहाँ पे ये पता करें कि इन नृत्य शैलियों में फेमस नाम कौन है या एक तरीके से जो नाम है उनके रिकॉर्ड क्या रहे हैं। राइट दोस्तों, क्वेश्चन इंडियन कल्चर के टर्म में इस तरह कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी जरूर पूछा जाएगा। राइट, तो आप यहाँ पे कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम को तो आप इंडिविजुअली ढंग से पढ़ लें और इनसे रिलेटेड यहाँ पे फेमस नाम अच्छे से याद कर लें। राइट दोस्तों, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following date has been announced to celebrate as Startup Day? निम्नलिखित में से किस तिथि को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर, 16 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन जान ले। सही ऑप्शन यहाँ पे है 16 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, भारत में 16 जनवरी को अब एक तरीके से स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस डे को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इसलिए की गई है ताकि भारत में जो एक तरीके का स्टार्टअप कल्चर है, जो एक तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप है या जो इनोवेशन चल रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उन सारी चीजों को बढ़ावा देना है या स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में या इनोवेशन फील्ड में किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके काम को रिकॉग्नाइज भी करना है इस दिवस के अवसर पर। राइट दोस्तों, तो स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाएगा पूरे देश में अब से। राइट, तो ये डेट आप अच्छे से याद कर लें और किस रूप में मनाया जाएगा? स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट दोस्तों, और देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालें तो 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 26 दिसंबर, ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जरूर लगेंगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये वो डेट्स हैं जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अनाउंस किया है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे 31 अक्टूबर क्या है। तो 31 अक्टूबर जो है वो है नेशनल यूनिटी डे, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जयंती होती है। तो इस डेट को मनाया जाना है नेशनल यूनिटी डे। राइट, आपको ये जरूर अच्छे से पता होगा, इसको फिर से याद कर लें। तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा। राइट, और 15 नवंबर को क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है, यानी कि बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है और उनकी इस बर्थ एनिवर्सरी को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट, तो 15 नवंबर को भी आप अच्छे से याद कर लें। ये जो डे है वो है जनजाति गौरव दिवस। राइट, जनजाति गौरव दिवस। राइट, ये भी आप अच्छे से याद कर लें 15 नवंबर। और यहां पे देखिए 26 दिसंबर, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अभी हाल ही में इस जो दिवस है इसकी घोषणा की गई है 26 नवंबर, जो कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद आ गया होगा वीर बाल दिवस। राइट, तो वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? आपको जरूर याद आ गया होगा वीर बाल दिवस, जो कि एक तरीके से ट्रिब्यूट है, एक तरीके से श्रद्धांजलि है गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र मुगलों से लड़ाई में एक तरीके से जो शहादत को प्राप्त हुए थे, उन 4 पुत्रों को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे वीर बाल दिवस एक तरीके से मनाया जाएगा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इनका अच्छे से याद कर लें। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर मनाया जाएगा और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट, और जो यहाँ पे 16 जनवरी है वो तो आप जान ही चुके हैं, वो है स्टार्टअप दिवस के रूप में अब पूरे भारत में हर साल मनाया जाएगा। राइट दोस्तों, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which app has been launched by CSC to impart skill-based vocational education to rural youth? CSC द्वारा ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है डिजिटल सेवा, योग्यता, EVA या डिजिटल विलेज। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है योग्यता। जी हाँ, अच्छा नाम है, आप ये नाम अच्छे से याद कर लें।
और इस ऐप की जो शुरुआत की गई है वो सीएससी के द्वारा शुरू की गई है। आपको मालूम होना चाहिए सीएससी द्वारा ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। राइट दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये है कि सीएससी के द्वारा ग्रामीण स्तर पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और एजुकेशन खासतौर पर तकनीकी एजुकेशन यानी कि जो तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ में वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ाने या एक तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी के अवसर तलाशने के पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर सिक्योरिटी, कैड एंड 3D प्रिंटिंग जैसे कोर्सों को भी शुरू करने जा रहा है इस मोबाइल ऐप के माध्यम से। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट पहल है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोर्सेज को भी एक तरीके से ये शुरू करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि योग्यता ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रदान करने में मदद करेगा और इस तरह उन्हें आने वाली उनकी फील्ड की जो नौकरियां हैं उनको पाने के लिए तैयार करेगा। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो नाम है डिजिटल सेवा, ईवीए, डिजिटल विलेज, ये भी सीएससी से जुड़े हुए नाम हैं और किस तरीके के ये नाम हैं और इनका फंक्शन क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जरूर आप इसमें डिटेल में जाएं और एक तरीके से सीएससी को आप डिटेल में जरूर पढ़ें। इस ऑर्गेनाइजेशन का अब तक क्या रोल रहा है भारत के डिजिटल इंडिया कैंपेन में या भारत में एक तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म में 2-4 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, डेफिनेटली आगे भी बनेगा। राइट, तो सीएससी को आप जरूर अलग से पढ़ लें एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर याद करें। राइट, तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में इन क्वेश्चन की आपको हेल्प मिल सकती है या यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। राइट, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं, नोट कर पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं ताकि वहां पे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में इसकी आप हेल्प ले पाएं। राइट दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।